सीटों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 16 मार्च को होने वाले इन राज्यसभा के चुनाव में कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने बताया कि चुनाव 16 मार्च को होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार की सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। ये सीटें अप्रैल महीने में अलग अलग तारीखों को खत्म हो रही है। गौरतलब है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर एक तिहाई सीटों के लिए हर 2 साल पर चुनाव कराए जाते हैं। इस वजह से ही राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। 16 को चुनाव होंगे। उसी दिन शाम के 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से बहुत अलग होते हैं। यहाँ जनता सीधे वोट नहीं डालती। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभा के विधायक यानी MLA चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चुनाव आयोग ने बुधवार के दिन 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 60 सीटें हैं। 2 अप्रैल को डॉक्टर भगवत किशन राव, NCP नेता फौजिया तहसीन अहमद और शरद पवार के अलावा शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी भी रिटायर हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, रजनी पाटिल और धैर्यशील माने का भी अप्रैल में ही कार्यकाल खत्म हो रहा है। विधानसभा में महायुति की संख्या बल के आधार पर 6 सीटें महायुति के जीतना लगभग तय माना जा रहा है, तो 7वीं सीटों के लिए मतदान हो सकता है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव प्रक्रिया काफी अलग होती है। राज्यसभा सांसद अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, यानी कि जनता नहीं बल्कि विधायक उन्हें संसद में भेजती है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने AI शिखर सम्मेलन को अव्यवस्थित करार दिया है और कहा है कि हमारा डेटा बेचा जा रहा है और चीनी सामान को अपना बताया जा रहा है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा चीनी रोबोट डॉग को अपनी खोज के रूप में पेश करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर इसे अव्यवस्थित PR तमाशा करार दिया। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का उपयोग करने के बजाय AI शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित तमाशा बन गया है। हमारा डेटा बेचा जा रहा है और चीनी सामान दिखाया जा रहा है। समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी ने विवाद को और भड़का दिया है। कांग्रेस ने पहले ही X पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सरकार ने AI समिट में चीनी रोबोट को अपना बताकर देश की छवि दुनिया भर में हास्यास्पद बना दी। चीनी मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, यह भारत के लिए लज्जाजनक है। पार्टी ने आगे कहा कि मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं। AI जैसे क्षेत्र में जहां हम डेटा शक्ति से विश्व नेता बन सकते थे, उसे मजाक बना दिया। नुकसान की भरपाई असंभव है। आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा। भाजपा सरकार कॉपी पेस्ट नीतियों पर चलती है। वैष्णव के समिट में विश्वविद्यालय चीनी रोबोट लाकर अपनी रिसर्च बता रहा। इससे भारतीय वैज्ञानिकों का वैश्विक अपमान हो रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव साल 2027 से पहले बसपा मुखिया मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा है कि गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है और इसीलिए पार्टी पूर्ण बहुमत के लक्ष्य के साथ अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। मायावती ने ये भी कहा कि बसपा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी दावे फैलाए जा रहे हैं और बसपा कार्यकर्ताओं को इन अफवाहों से सावधान रहना होगा। मायावती ने एक बार फिर कहा कि गठबंधन से उनकी पार्टी का वोट दूसरी पार्टियों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बसपा को दूसरी पार्टियों का वोट नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सभी राजनीतिक दल पिछड़े, दलित और मुसलमानों के लिए सिर्फ कोरी बयानबाजी ही करते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी इनके हितों के लिए काम करती है।
कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। हिंदू जातियों को एकजुट रखने के संघ की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के बीच पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूजीसी को लेकर बयान सामने आया है। 3 दिन के गोरखपुर प्रवास के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के प्रवास पर लखनऊ पहुंचे और यहां पर स्वयं सेवकों के साथ बैठक के दौरान पहली बार उन्होंने यूजीसी पर अपनी राय जाहिर की। जातिगत भेदभाव पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि जाति का विभाजन एक समस्या है जिसे खत्म करने को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने यूजीसी के सवाल पर कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए, यदि कानून गलत है तो बदलने के उपाय भी हैं, जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूजीसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। हिंदू जातियां अगड़े पिछड़े और दलित के नाम पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार हिंदू जातियों को एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं और इस पर संघ अब उत्तर प्रदेश में काम भी कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की रात 8 बजे मुलाकात भी होनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यूजीसी पर सियासत तेज है। संघ प्रमुख के दौरे के बीच आज कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ यूजीसी के सवाल को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। बेशक पंजाब की सारी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2027 के मोड़ में आ चुकी हैं और अपनी अपनी रणनीति बना भी रही हैं। पंजाब कांग्रेस में लगातार ही बैठकों का दौर भी चल रहा है और इसी के चलते ही अब पंजाब कांग्रेस के महासचिव इंचार्ज भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में नौजवानों को प्राथमिकता दी जाएगी, खासतौर पर जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस में इसको लेके काफ़ी हलचल भी दिखाई दे रही है। अब अपोजिशन पार्टियां भी कांग्रेस के ऊपर तंज कसने में लगी हुई हैं कि यदि 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को 50% कांग्रेस टिकटें देती है तो बाकी लोगों का क्या होगा। इसी के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि अब इन लोगों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी इनको लेगी नहीं। अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहां। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज 24, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश सरकार के लगातार कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस के विधानसभा में हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश किया। ये बजट 4,38,000 करोड़ का ये पूरा बजट है और इसके साथ ही बता दें कि बीते 5 सालों में बजट जिस तरह से दुगना हो चुका है, उसी तरह से सरकार पर जो कर्ज का भार है वो भी डबल हो चुका है। सरकार अब तक 4,95,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस बजट में प्रावधान अलग अलग तरह के प्रावधान भी किए गए हैं। लाडली बहना योजना की राशि भी इस बजट में बढ़ा दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुल्लक को लेकर साथ में लेकर कर्जे को लेकर गुल्लक हाथ में रखते हुए प्रदर्शन किया और नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार ने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद एक गुल्लक जो है वो तक नहीं भर पाई है सरकार। इसे को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और साथ में सरकार का खजाना खाली हो चुका है और सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले जनता को ये पूरा बोझ डाल रही है। इसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24, भोपाल। गुजरात के कृषि मंत्री कनुभाई देसाई ने साल 2026-27 के लिए 3.70 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट किया पेश। विपक्ष ने बताया बजट को निराशापूर्ण। बजट में नमो लक्ष्मी योजना के लिए 1250 करोड़, आंगनबाड़ी पूरक पोषण के लिए 972 करोड़, जी राम जी योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख तक बढ़ाई गई है। 15 तहसीलों में भगवान बिरसा मुंडा लाइब्रेरी और 100 करोड़ से सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने का प्रावधान किया गया है। सुजान पाइपलाइन के लिए 1500 करोड़, कच्छ में पानी पाइपलाइन के लिए 1333 करोड़, नमो शक्ति एक्सप्रेस सोमनाथ द्वारका हाईवे के लिए 3000 करोड़ का आवंटन किया गया है। मौजूदा 25 जीआईडीसी को स्मार्ट बनाने का भी ध्येय रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1278 करोड़, 54 धनवंतरी रथ 155 किलोमीटर गरवी गुजरात रोड, अंबाजी कोवर प्रोजेक्ट के लिए 613 करोड़, कुर्दियाप्ता रहित के लिए 1855 करोड़ और 300 करोड़ का प्रावधान प्रदूषण के लिए गया है। विपक्ष ने इस बजट को घोर निराशापूर्ण बताया है। कहा है कि इसमें कुपोषण, किसानों की कर्ज माफी के लिए कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में सोमनाथ को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की बात भी इस बजट में कही गई है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष जहां इसे पूरी तरीके से असफल बता रहा है और विपक्ष का यह भी कहना है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि हर घर हर गली
हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में शराब की तस्करी हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष के कई जो पार्टियां हैं उसके नेता अब ये कह रहे हैं कि समय आ गया है कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। जीतन राम मांझी पहले ही समीक्षा की बात कर दिए हैं और अब बीजेपी के मंत्री और विधायक भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर शराबबंदी की जो हालत बिहार में है, इसीलिए अब समीक्षा की जरूरत है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मंगलवार से बिहार में बोर्ड की परीक्षा शुरू है। इस दौरान कई सख्तियां बरती जा रही हैं। जूते मोजे खुलवाने से लेकर सभी सेंटरों पर साफ सुथरा किया गया है कि अगर 5 मिनट भी कोई लेट से आता है तो उस परीक्षार्थी को परीक्षा देने में की इजाज़त नहीं होगी, एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी सामने आया है। पटना के मसौढ़ी की रहने वाली एक छात्रा जब मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंची तो वो 10 मिनट लेट थी। काफ़ी आरजू मेहनत करने के बाद भी सेंटर का जो उसका सेंटर था उसका गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद छात्रा इतनी ज़्यादा आहत हुई कि उसने ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी है। उस छात्रा की डेड बॉडी जब पुलिस को मिली उसके बाद उसका पहचान हुई। पहचान में वो मसौढ़ी के एक गांव की रहने वाली बताई जाती है, जिसके पिता बाहर मजदूरी करते थे और वो अपनी 2 बहनों में सबसे बड़ी थी, जबकि एक छोटा उसका भाई है। फिलहाल इस घटना के बाद जहां एक तरफ कई चर्चा हो रही है, वहीं ये कहा जा रहा है कि यदि जाम सिर्फ 5 से 10 मिनट की अगर कोई देरी करता है ताकि उसे इस जाम से क्यों वंचित किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का साफ तौर पर कहना है कि जिस भी परीक्षार्थी का अगर पेपर लेट होता है और वो नहीं दे पाते हैं तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, उसमें इन पेपर की परीक्षा दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट तुरंत घोषित किया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। बाल सुधार केंद्र आरएसपुरा से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी बीते कल फरार हुए थे, जिनमें से दोनों पाकिस्तानी कैदियों को जम्मू पुलिस ने धर दबोचा है। हम इस समय मौजूद हैं आरएसपुरा के बाल सुधार केंद्र में। तस्वीरों में आप देखिए, यहीं पर कल जो तीनों कैदी फरार हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पहले उनमें से जो एक कैदी है वो हमला करता है, यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद था। उसके बाद जो बाकी उसके 2 साथी थे वो पिस्टल से फायरिंग करते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जगह जगह पर दबिश दे रही थी। अब पंजाब में दोनों पाकिस्तानी कैदियों को गिरफ्तार किया गया है पंजाब पुलिस की मदद से। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं और आपको बता दें जो दोनों पाकिस्तानी कैदी, जिसमें मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसान अनवर, ये दोनों यहाँ पर थे, यहीं पर सजा काट रहे थे। और जो तीसरा कराजेश सिंह उर्फ यानी इलियास गुग्गू जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके जो तीसरा आरोपी है उसे भी गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।